मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास 12 का चैप्टर 5 का पार्ट 1 हमने देखा था, ये पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 पढ़ेंगे इस वीडियो का, ठीक है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि क्या क्या हमने पार्ट 1 के बाद हमें पढ़ना है, ठीक है। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, इब्न बतूता के बारे में, नहीं सॉरी पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, अल-बिरूनी के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? अल-बिरूनी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। फिर हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, इसमें इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इब्न बतूता के बारे में। मेनली इस चैप्टर का जो नाम है, क्लास 12 का जो चैप्टर 5 है, इस चैप्टर का जो नाम है वो है यात्रियों के नज़रिए। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, ठीक है। ये इंग्लिश में नाम है और हिंदी में क्या नाम है? यात्रियों के नज़रिए। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि इब्न बतूता ने भारत में आकर और भारत में आने से पहले क्या क्या चीज़ें देखी और क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें बताने की उन्होंने कोशिश की है, ठीक है। चैप्टर 5 पे मैंने आपको बताया था चैप्टर का नाम क्या है, यात्रियों के नज़रिए। तो चलिए हम इसमें देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि इब्न बतूता का पहले हम देखते हैं कि इब्न बतूता पैदा कहाँ हुए थे, ठीक है। तो बताते हैं कि इब्न बतूता का जीवन परिचय बारे में बात करें तो इब्न बतूता तेंजियर में पैदा हुए थे। कहाँ पे? तेंजियर में पैदा हुए थे, मोरक्को, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का एक जगह है मोरक्को के एक प्लेस है तेंजियर, वहाँ पे पैदा हुए थे इब्न बतूता। जहाँ पे पैदा हुए थे ये मोरक्को, ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। क्या था? शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। बहुत बड़ा केंद्र होने के कारण इब्न बतूता ने बहुत जल्दी वहाँ पे क्या कर लिया था, ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके परिवार में सारे लोग क्या थे? पढ़े लिखे थे, पूरा परिवार पढ़ा लिखा था, जिसके कारण से उन्हें इस्लाम का अच्छा खासा ज्ञाता माना जाता है। और शरिया तो वो तो उन्होंने कम उम्र में ही क्या कर लिया था, शरिया का ज्ञान ले लिया था, ठीक है। इब्न बतूता, वही चीज़ मैंने आपको बताया, कम उम्र में उन्होंने क्या किया, साहित्य, शिक्षा और शरीयत का पूरा ज्ञान ले लिया था। शरिया क्या होता है? मेनली याद रखिएगा, ये इस्लामिक कानून है। शरिया क्या है? एक इस्लामिक कानून है, लॉ है, ठीक है, नियम कानून है, और उसके बारे में शरिया में लिखा हुआ है। और पूरी जानकारी उन्होंने एक कम उम्र में ही हासिल कर लिया था। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में बताता है कि इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर ज़्यादातर वो यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान मानते हैं। मतलब उनका मानना है कि हमें किताबों को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना चाहिए और फिर उस ट्रैवल से हमें क्या करना चाहिए, अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ना कि किस किताब से। मतलब किताब को कम प्रेफर देते थे और ये घूमने को क्या करते थे, ज़्यादा प्रेफर देते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इब्न बतूता के बारे में। कहते हैं भाई इसी कारण से वो यात्रा के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। वे नए नए देश, साथ ही लोगों के विषय के बारे में जानने के लिए दूर दूर तक क्षेत्रों तक पहुंच जाते थे। कौन? इब्न बतूता, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था रेहला, ठीक है। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था अल-बिरूनी ने भी एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था, किताब-उल-हिंद। क्या नाम था उनके बुक का? किताब-उल-हिंद, डन। और इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसका नाम क्या है, रेहला। क्या नाम है? रेहला। कहते हैं इन्होंने जो बुक लिखी वो अरबी भाषा में लिखी थी इब्न बतूता ने। बात करें 14वीं सेंचुरी में अब, तो भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में ये बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जिसको जानने में ये बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे और ये रोचक जानकारी को इकट्ठा करने के लिए भारत की ओर भी आए थे, ठीक है। ये देखिए इब्न बतूता भारत की ओर मूव करते हुए। कहते हैं इब्न बतूता की यात्रा की बात करें तो वो हमेशा कारवा में चलते थे। कारवा क्या होता है, याद रखना, कारवा झुंड होता है। क्या होता है? कारवा झुंड होता है। हमेशा वो झुंड में चलते थे। झुंड में चलने का रीज़न ये था कि अगर वो लोग अकेले अकेले क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे से मूव करेंगे, तो इसमें क्या होता था, उन पे डाकुओं का हमला का भी क्या रहता था, डर रहता था, जिसके कारण से वो क्या करते थे, हमेशा झुंड में चलने की कोशिश करते थे। कहते कारवे के बिना अकेले ही भारत की यात्रा पर निकल पड़े थे। मतलब कहते कि वो अकेले ही निकले थे, ठीक है, लेकिन उस समय डर बहुत होता था जिसके कारण से उन्हें झुंड में निकलना पड़ता था। वो मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत ज़्यादा जिद्दी यात्री थी, जिनके कारण से क्या करते थे, अकेले निकल पड़े थे। ऐसा नहीं कि कोई दोस्त यारी के साथ चल दिए, चल भाई घूमने चल रहे हैं, वो अकेले चल दिए, लेकिन वो हमेशा प्रिफेयर करते थे कि
हमेशा किस में रहे हम लोग, कारवा में रहे। कारवा मतलब जैसे व्यापारी के लोग इधर से उधर मूव करने जा रहे हैं तो उसी व्यापारी के साथ हो जाते थे। कोई लोग इधर से उधर जा रहे हैं कोई किसी और काम के लिए, उनके साथ मिल जाते थे। तो कहते हैं 1332 से लेकर 1333 तक के बीच में इन्होंने कहा भारत की ओर निकल गए थे, भारत प्रस्थान किया था। पहले ये लोग भारत प्रस्थान करने से पहले ये कहाँ पहुँचे, मक्का पहुँचे। मक्का से सीरिया, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका, ये सब यात्रा ये लोग इब्न बतूता पहले ही कर चुके थे। समझ में आ गया, मतलब भारत इस टाइम आने वाले थे 1332 से 1333 के बीच में, लेकिन इससे पहले ये प्लेस पे क्या कर चुके थे, ये मूव कर चुके थे, घूम चुके थे। यहाँ से अलग अलग टाइप की जानकारियों को इसने क्या कर रखा था, हासिल कर भी लिया था। क्लियर, किसके बारे में बताया हम, इब्न बतूता के बारे में। समझ में आ गया होगा। चले, फिर बाद में ये मध्य एशिया के रास्ते से होते हुए इब्न बतूता 1333 में सिंध पहुंचे। कहाँ पहुंचे, सिंध। सिंध जानते हो कि हमारा ये अगर इंडिया है, ठीक है, तो ये जो एरिया यहाँ पे कश्मीर के आसपास का एरिया, यहाँ पे एक नदी बहता है सिंधु नदी, तो ये आसपास का एरिया सिंध कहलाया। ठीक है, तो ये सिंध पहुँच गए कब, 1333 में। कौन, हमारे इब्न बतूता। हमारे क्या होता है, यात्री थे। चलिए, ये हमारे राजा जी हैं बैठे। अब राजा जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राजा जी का नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक। जब इब्न बतूता कहाँ पहुँचे, इब्न बतूता जब पहुँचे इंडिया, तो इंडिया में इब्न बतूता को वहाँ के राजा मोहम्मद बिन तुगलक खुश होकर उनको काजी नियुक्त किए थे। काजी क्या होता है, काजी एक टाइप का जज का पोस्ट है, जहाँ पे ये क्या करते थे, जजमेंट का काम करते थे। मतलब वो इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने उनकी बातों से, उनके वेशभूषा उनको देखते हुए उनको एक जज का पोस्ट दे दिया था। किसको, इब्न बतूता को। इससे पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि इब्न बतूता जब आ रहे थे तो इंडिया आ रहे थे, तो इंडिया में इब्न बतूता को लूटा गया था। इब्न बतूता मतलब इब्न बतूता पूरा बर्बाद, सब कुछ कपड़े उपड़े तक भी छीन लिए थे। इब्न लास्ट में उनके पास जो जूता था, वो 2 जोड़ी जूते क्या करते थे, कहते कि बगल में दबाया और दबाते हुए भाग गए थे। मतलब उन पे डाकुओं ने हमला कर दिया था। कहाँ पे, सिंध में। इसी पे एक गाना भी आया हुआ, अगर आप गाना सर्च कीजिएगा तो उस गाने का नाम है इब्न बतूता बगले में जूता दबा के हो गया फुर्र, ऐसे कुछ गाने का नाम है। ठीक है, तो आप गाने से भी समझ सकते हैं कि उस समय यात्रा करना कितना कठिन होता था। ठीक है, जब वो दिल्ली पहुंचे तो मोहम्मद बिन तुगलक के पास दिल्ली पहुंचे तो उन्हें काजी बनाया गया। काजी बनाने के बाद वो इब्न बतूता कई सालों तक क्या रहे, वो काजी के पोस्ट पे रहे। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा है जहाँ पे सुल्तान का उन्होंने विश्वास खो दिया। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का विश्वास खो दिया। विश्वास का मतलब ये नहीं कि कोई सामान था, उनका ट्रस्ट खो दिया। ट्रस्ट खोने के कारण क्या कर लिया गया, उनको कैद कर लिया गया। कैद कैसे, मोहम्मद बिन तुगलक कहते थे बहुत बढ़िया राजा थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ कमियां थी। कमियां ये थी कि ये प्लानिंग तो बहुत बढ़िया करते थे, लेकिन प्लानिंग को आज तक वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। नहीं तो उनके पास ज्ञान वगैरह वगैरह बहुत कुछ था, स्ट्रैटेजी भी थी, लेकिन वो स्ट्रैटेजी को लागू करने में वो क्या थे, फेल हो जाते थे, जिसके कारण से उनका सारा प्लान चौपट हो जाता था। इसी वे में भी वो दूसरों की जी हजूरी भी बहुत सुनते थे। जैसे मान लो किसी ने चुगली कर दिया तो उसकी बात को विश्वास कर लेते थे। इसी कारण से सुल्तान को किसी ने बताया होगा कि इब्न बतूता ये गलत काम कर रहे हैं, तो उनको सीधा कैद कर लिया गया। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर दोबारा उन्हें पुनः राजकीय सेवा में लगा लिया गया था। लेकिन इब्न बतूता को पता चल चुका था ये एक पागल टाइप का राजा है। ठीक है, तो इसलिए वो इंतजार कर रहे थे कि मैं भारत से कब यहाँ से अलविदा लूँ। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें ही क्या किया था, कुछ सालों बाद 1332 में उन्हें मंगोल शासक जो मतलब चीन का जो शासक था, वो वहाँ पे इन्हें दूत बना के भेजा गया। किसे, इब्न बतूता को। इब्न बतूता को भेजा गया कि आप वहाँ पे एक दूत बन के जाइए और वहाँ से हमारे बारे में वहाँ पे चर्चा कीजिए और हमसे हमारी मतलब कुछ बातें, वहाँ की कुछ बातें को आप रिकॉर्ड करके फिर हमारे पास बताइएगा। ठीक है, तो जब इब्न बतूता पहुँचे, कहाँ पहुँचे, मंगोल पहुँचे, तो मंगोल जैसे वो निकले रहे थे तभी उन्होंने सोच लिया था कि दोबारा मुझे इंडिया में तो नहीं आना है। ठीक है, इब्न बतूता मालाबार तट गया। मालाबार तट से फिर वहाँ से मालदीव गए। फिर वे 18 महीने तक काजी के पद पर रहे थे। कहाँ पे, मालदीव में। फिर मालदीव से श्रीलंका गए, श्रीलंका, फिर मालदीव से वापस की यात्रा की। इस दौरान बंगाल व असम भी गए थे। ठीक है, और फिर जहाज से सुमात्रा और सुमात्रा से चीनी बंदरगाह जायतून तक भी गए थे। कौन, इब्न बतूता। इतना मूव किए थे। उसी दिन यात्रा करना मैंने बताया था सुरक्षित नहीं था। इब्न बतूता कई बार डाकुओं के हमले को झेला था। मैंने बताया था सिंध जब आ रहे थे तो यही वजह से अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करते थे। ये मैंने स्टोरी आपको आगे भी बताई थी। अब इब्न बतूता एक जिद्दी यात्री थे। इब्न बतूता के स्मरणों को लिखने के लिए एक बंदा नियुक्त किया गया था जिसका नाम था इब्न जुज़ाई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, रोचक कहानी है इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता नारियल, दक्षिण अफ्रीका की तरफ नारियल कोई व्यवस्था थी नहीं, वहाँ पे पेड़ था नहीं नारियल का। तो जब वो इंडिया आए थे, इंडिया में उन्होंने आश्चर्यचकित करने वाला एक उन्होंने पेड़ देखा, और पेड़ का फल देखा, कौन सा, नारियल का। जब उन्होंने नारियल देखा तो नारियल को क्या बोला इन्होंने कि नारियल ये एक आदमी का सर है। नारियल कैसा है, एक आदमी का सर है, आदमी के सर जैसा है। जैसे जो हम पुरुष का सर होता है वो क्या होता है, बाहर से कठोर होता है और अंदर हम अगर खोल के देखें तो क्या होता है, नर्म होता है। वैसे ये नारियल क्या होता था, आदमी का सिर, जिसमें नाक, आपने देखा होगा कि नारियल में उसमें बना होता है, छेद टाइप में बना होता है। तो कहता है कि उसकी 2 आंखें हैं, एक नाक है, जैसे हमारे मनुष्य के होता है। तो इसके बारे में डिस्कस किया था किसने, इब्न बतूता ने। और नारियल को बोला था कि नारियल का यूज़ ज़्यादातर लोग रस्सी का यूज़, रस्सी बनाने में यूज़ करते थे, ठीक है। और नाव को बांधने के लिए भी रस्सी, नाव को बांधने मतलब नाव को ऐसे पीछे साइड से बाउंड्री करने के लिए कील की जगह रस्सी का प्रयोग करते थे उसको नाव को बांधने के लिए, ठीक है। वो भी कौन सा, नारियल का रस्सी होता था। क्लियर। फिर एक बताते हैं वो पान के बारे में। पान के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे जो एक यहाँ के जो लोग हैं, इंडियंस जो है, ये खून की उल्टी करते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, उसके बाद ये खून की उल्टी करते हैं। इसके बारे में बताते हैं इब्न बतूता। क्यों ऐसा बताते हैं, इसलिए बताते हैं क्योंकि पान जो है वो लाल लाल निकलता है जब हम लोग थूकते हैं तो, ठीक है। तो कहते हैं पान के बारे में बताते हैं कि इब्न बतूता पान का भी वर्णन करते हैं। पान के बेल के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है कि इब्न बतूता लिखते हैं कि एक ऐसा वहाँ पे फल है जिसमें फल ना लगने के बजाय वहाँ पे उसमें पत्तियाँ लगती है। क्या लगती है, पत्तियाँ लगती है, ठीक है। फल नहीं लगते हैं, पत्तियाँ लगती है, समझ गए। तो कहता है ऐसा एक फल है इंडिया में जहाँ पे क्या है, उसमें फल नहीं होता, उसमें क्या होती है, पत्तियाँ होती है। यहाँ पे लिखा होगा इस प्रकार का कोई फल नहीं होता, इसमें केवल पत्तियाँ को उगाया जाता है, ठीक है। तो पान के बारे में बताते हैं। फिर इब्न बतूता वहाँ पे शहर के बारे में बताते हैं। शहर के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे 2 शहर थे भारत में, एक दिल्ली में था, सॉरी एक दिल्ली, और दूसरा कौन था, महाराष्ट्र का दौलताबाद। कौन सा, दौलताबाद। ये 2 शहर के बारे में, दोनों शहर के बाजार के बारे में बताते हैं। दौलताबाद का एक बाजार, ठीक है, और दूसरा बाजार दिल्ली का चांदनी चौक। क्या बताते हैं, चांदनी चौक। दौलताबाद में बताते हैं कि यहाँ पे इक्विपमेंट मिलता था। कैसे इक्विपमेंट, बजाने, गाने बजाने का इक्विपमेंट मिलता था, और वहाँ पे बजाते हुए लोग भी दिखाई देते थे। साथ ही साथ चांदनी चौक का बोलेंगे तो सबसे बड़ा बाजार और सबसे चमकीला बाजार अगर कोई था तो चांदनी चौक था। चांदनी चौक में वो हर चीज़ें जो मिलती थी जो दुनिया में क्या हो सकते हैं, अवेलेबल है, ठीक है। साथ ही चांदनी चौक में बोला गया था कि यहाँ पे दास को भी खरीदा और बेचा जाता था। काजू, किशमिश, छुहाड़े, ये सब मिलते थे यहाँ पे चांदनी चौक में। उसी में बताया था ये इब्न बतूता ने कि मैं जब मोहम्मद बिन तुगलक के पास जा रहा था तो मैं कुछ दास को लेके गया था मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट देने के लिए। साथ ही मैंने एक एक बोरा काजू किशमिश का भी क्या लिया था, वो इकट्ठा लिया था, पैक करवाया था, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को उपहार में देने के लिए, ठीक है। तो ये बाजार के बारे में बताते हैं कौन, इब्न बतूता। इब्न बतूता बाजार के साथ साथ और क्या बताते हैं, इब्न बतूता बाजार के साथ साथ और बताते हैं यहाँ पे क्या बताते हैं कि दिल्ली आकार में दिल्ली को चुनौती देता था कौन, दौलताबाद। मतलब दौलताबाद बड़ा था दिल्ली से, ठीक है। कहते दिल्ली शहर एक बेहतरीन कब्रगाह था, मतलब यहाँ कब्रिस्तान भी थे जहाँ पे चमेली और गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे, क्लियर, जो कि क्या थे, सभी मौसम में खिलते रहते थे। साथ ही क्या बोलता है कि अधिकांश दिल्ली में अधिकांश जगह मंदिर और मस्जिद पाए जाते हैं। डाक प्रणाली के बारे में बताऊं तो डाक प्रणाली के बारे में एक ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ऊँट का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग होता था, ये फोटो थोड़ी सी गलत हो गया। क्या था, डाक प्रणाली बोलता था यहाँ पे कि एक अलग उच्च प्रकार की, उच्चतम प्रकार की यहाँ पे संचार व्यवस्था थी। कैसी संचार व्यवस्था थी, यहाँ पे लोग ना दूर दूर तक कांटेक्ट रखने में क्या करते थे, आसानी से ये लोग कांटेक्ट रख पाते थे। उस समय ना ही लेटर ना ही कुछ का यूज़ करके बहुत जल्दी किसी भी जगह पे पहुंचने में ये सफल साबित होते थे। किस रूप में, संचार के रूप में। कहते हैं यहाँ 2 प्रकार की डाक प्रणाली होती थी, एक होता था ओलुक होता था, दूसरा दावा होता था। यहाँ लिखा होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, एक अश्व डाक और दूसरा पैदल डाक, जिसमें यहाँ लिखा होगा कि अश्व डाक क्या होता है। अश्व मतलब याद रखना, घोड़े पे सवार होके जो डाक व्यवस्था का काम करना, उसे उलूक कहा जाता था, और पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था, ठीक है। फिर ऊपर आते थोड़ा सा, ये वीडियो थोड़ी लंबी होती चली जा रही है एक ही टॉपिक पे।
ठीक है। इब्न बतूता फिर यहाँ बोलता है कि लगभग सभी व्यापारिक मार्ग विश्रामालय और विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। मतलब जगह जगह पे जहाँ पे व्यापारिक रास्ते, जो व्यापारिक रास्ते वहाँ जगह जगह विश्राम गृह बनाया गया था, मतलब आराम करने की जगह बनाया गया था। कहता है इब्न बतूता की डाक प्रणाली बताता है कि कुशलता को देखकर चकित रह गया। कहाँ के? भारत की डाक प्रणाली को। कहता है यहाँ लंबी दूरी सूचना भेजने व उधार प्रेरित करना संभव हुआ, क्योंकि अल्प सूचना पर माल भेजना भी था। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली 50 दिन लगते हैं यात्रा करने में, वहीं गुप्तचरों की खबर सुल्तान तक 5 दिन में पहुंच जाते थे। मतलब क्या समझो कि जहां 50 दिन लगते हैं आपको सिंध से दिल्ली आने में, वहीं गुप्तचर के द्वारा 5 दिन में खबर पहुंच जाती थी। कहते हैं भारत की 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। पहले अश्व थी, दूसरा पैदल डाक व्यवस्था थी। अश्व जो घोड़े पर रह के करते थे, घोड़े द्वारा संचालित किया जाता था। पैदल डाक व्यवस्था में आपको बता दूं कि पैदल डाक व्यवस्था में प्रति मल, मतलब हर एक मील पर 3 स्थान होते थे। मतलब 1 किलोमीटर पे 3 स्थान होते थे, और 3 स्थान पर होके वो क्या करते थे, 1 2 3, और यहाँ पे क्या रहता था, मैं आपको बता दूं कि एक बंदा होता था जो क्या करता था, दौड़ता हुआ जाता था। ठीक है, अब दौड़ता हुआ जाता था यहाँ तक, और इस जो बंदा जाता था तो इसकी ना एक डंडा होता था, इसके पास क्या होता था, डंडा, और एक हाथ में क्या होता था, लेटर होता था। लेटर होता था, क्या होता था, लेटर। अब ये जो डंडा, और डंडे में घंटी बंधी होती थी। घंटी बंधी होने के कारण क्या होता था, जब वो उसके पास पहुंच रहा होता था तभी वो घंटी सुनाई देती थी, तो अगला बंदा तैयार रहता था ताकि वो उसकी चिट्ठी को पकड़े और आगे लेता चला जाए। ऐसे पूरी तरीके से क्या करते थे, वो डाक व्यवस्था को संचालित करते थे। ठीक है, चलिए आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको मेरा चैनल पसंद आया, मैंने बहुत छोटे में आपको कहानी समझाने की कोशिश की है। अगर आप इस वीडियो को 2 बार देखते हो, 17 मिनट की वीडियो है, तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। चलिए ठीक है, चैनल समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टाइम याद रखूँगा, इसको थोड़ा सा और जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा।